हेलो दोस्तों, इस वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 10% तो करंट अफेयर के शामिल किए गए हैं और 30% दोस्तों जीएस के हैं। टोटल 40% है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा वॉच कीजिएगा, निश्चित ही एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको बताना है कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में किया गया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में इसका जो है आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में है ये। प्रश्न नंबर आपका 4 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लीजियोनेर्स रोग किस एजेंट के कारण होता है। वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों ये रोग होता है। ये समाचारों में था, कैसे भी करके प्रश्न बन सकता है, आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 5 है, पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। पीएम पोषण योजना, तो इसके लिए जिम्मेदार मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंजर शुरू किया है। AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य ने इसको शुरू किया है। प्रश्न नंबर आपका 7 है, किस राज्य ने रेंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है। रेंडिया रेशम के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य ने। इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, माउंट स्पर जो हाल ही में खबरों में रहा किस देश में स्थित है। माउंट स्पर कह लीजिए इसको, किस राज्य में स्थित है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। तो डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तो किस राज्य सरकार ने इसको घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 10 है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय SCO के द्वारा भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट लगाते हैं जो कि GS का प्रश्न है, 1953 में जब आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया गया उस समय इसकी राजधानी क्या थी। गंटूर या फिर करनूल थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंटूर उस समय इसकी राजधानी थी। प्रश्न नंबर आपका 12 है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में से एक में है। तो इस प्रकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो सिंपल नज़र आ रहा होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 355। तो संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रश्न नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। एक बीमारी यहाँ पर संक्रामक नहीं है, उसी का चुनाव आपको कर लेना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गठिया। ये वाली बीमारी नहीं है, जबकि अन्य सभी बीमारी संक्रामक रोग से संबंधित बीमारी है। संक्रामक बीमारी होती है जो जीवाणु और विषाणु द्वारा होती है। प्रश्न नंबर आपका 14 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनते हैं उनमें शामिल है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बिल्कुल आपको ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है। बने रहिएगा क्लास में लास्ट तक। मेरे समझ किसकी कमी के कारण रोग होता है। तो यह होता है कैलोरीज की कमी के कारण। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं।
किस अभयारण्य को पूर्व में भारतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो ये राजस्थान में है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, कंप्यूटर से प्रश्न है। कंप्यूटर के 4 से 5 प्रश्न जो इस बार एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। यदि आपका ये टॉपिक अभी रह रहा है और आपकी परीक्षा में भी समय है तो इसको कवर जरूर कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मॉनिटर है ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, जबकि ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? असम की जो दूसरी राजधानी बनेगी वो घोषणा की है असम के मुख्यमंत्री ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ जो बनने जा रही है असम राज्य की दूसरी राजधानी। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, यह भी कंप्यूटर का प्रश्न है। UTF-32 है, UTF-32 क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 बिट का फिक्सड विथ इनकोडिंग। याद कर लीजिए, 32 बिट का एक फिक्सड विथ इनकोडिंग है ये। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ फुल फॉर्म दी गई है, फुल फॉर्म से प्रश्न बन सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आपको मिलान करना है। इसी से कई प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ए का सेकंड आएगा, ए का सेकंड केवल ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यहाँ पर बी का फर्स्ट आएगा। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। और XML की जो फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्क लैंग्वेज। तो ये डी वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोसैट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिली, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। डी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, सोवियत गणराज्य USSR के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। कौन सा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है? तो वो देश है लिथुआनिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपके नेक्स्ट है, 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब आपको आंसर लगाना है कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न नंबर 25 है, UNDP का पूर्ण रूप क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम। याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? जो चिपको आंदोलन हुआ था उसका प्राथमिक उद्देश्य था पेड़ों और वनों को बचाना। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने कराई थी मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, परंतु ये किस वर्ष कराई गई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, 1800 में कराई गई थी। प्रश्न नंबर लगाते हैं 28, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, ये भी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न है। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन।
मिशन, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर आपका 30 है, हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए जिम्मेदार है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। याद रखना है आपको, रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है ये किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार है आपका डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंध हेतु, ठीक है। और ये स्थित है हैदराबाद में। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 31 है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो IST से GMT जो है 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट से आपको यदि 2 से 3% भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहने वाले हैं। इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? 1929 में पूर्ण स्वराज को लक्षित किया गया था 1929 में। उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर आपका 33 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना है? तो महिला साक्षरता का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, 65.46% है। डी विकल्प आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है या प्रदान किया जाता है वह पंचायती राज संस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर लाई गई थी? तो इसको किस स्थान पर लाया गया था? तो आपको याद रखना है हड़प्पा। सी विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर आपका 36 है, भारत इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बी विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न ही NTPC एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी जिनका पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य नहीं थे उसका चुनाव करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AV ठक्कर। ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी ये तीनों इसके सदस्य थे। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 38 है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। ILO। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका 39 है, V बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? V बलसारा, तो ये संबंधित थे पियानो से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि आपको जरा भी लगा है कि सेट इंपॉर्टेंट है, आपके काम का है, तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज को महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। इससे पहले मैंने आपको 25 प्रश्नों की करंट अफेयर की क्लास भी उपलब्ध कराई थी जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप इसको वॉच कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों।